फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझना जरूरी है क्या? ये तो सीएज और अकाउंटेंट्स का काम है। जैसा कि बोलते हैं, फाइनेंस इज अ ब्लड ऑफ अ ऑर्गेनाइजेशन। सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो पूरी ब्लड रिपोर्ट हुई। अगर आपको कोई कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो आपको कंपनी की हेल्थ जानना बहुत जरूरी है। आप अपनी इन्वेस्टमेंट उस हिसाब से प्लान कर सकते हैं। ये वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, बैलेंस शीट क्या होती है, एसेट एंड लायबिलिटीज क्या होते हैं, डेट, इक्विटी और कैपिटल स्ट्रक्चर आप कैसे देख सकते हैं, आप इनकम स्टेटमेंट कैसे पढ़ सकते हैं और ये सारी इंफॉर्मेशन आप आसानी से कहां पे ढूंढ सकते हैं। ये सब समझने के बाद आप आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजन बहुत आसानी से ले पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आपको कंपनी के रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर, एसेट्स, लायबिलिटीज, उन्होंने शेयर होल्डर को कितना डिविडेंड दिया, ये सब के बारे में बताता है। आई नो ये सब कॉन्सेप्ट्स आपको बहुत न्यू लग रहे होंगे, बट चिंता मत करिए, हम इसे आसानी से समझेंगे एक एग्जाम्पल के थ्रू। तो मान लीजिए कि आपको एक टी शर्ट प्रिंटिंग बिजनेस शुरू करना है और ये बिजनेस शुरू करने के लिए आपको 10 लाख रुपए चाहिए। अभी आपके पास पैसे तो है नहीं, तो आप पैसे कैसे लाएंगे? इसके लिए आपके पास 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, आप किसी बैंक के पास जा सकते हैं और उन्हें बोल सकते हैं कि मुझे 10 लाख रुपए का लोन चाहिए। दूसरा ऑप्शन, आप आपके फ्रेंड के पास जा सकते हैं और उनसे 10 लाख रुपए मांग सकते हैं और उसके बदले में आपकी कंपनी का कुछ स्टेक या कुछ पोर्शन उन्हें दे सकते हैं। या तीसरा ऑप्शन, आप थोड़ा सा पैसा बैंक से लोन ले लीजिए और थोड़े से पैसे के लिए आप आपके कंपनी का स्टेक बेच दीजिए आपके फ्रेंड को। तो लेट्स अज्यूम कि आपने तीसरा ऑप्शन चूज किया है। यहां पे आपने बैंक से 5 लाख रुपए का लोन लिया है जिसको आपको ईएमआई में वापस बैंक को रिटर्न करना है और बाकी 5 लाख रुपए आपने आपके फ्रेंड से लिए हैं जिसके बदले में आपने उन्हें शेयर्स ऑफर किए हैं आपके कंपनी के। तो ये 10 लाख रुपए जो हमने लिए हैं, इसमें से 5 लाख रुपए हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पे जाएंगे, 2 लाख रुपए की हमारी मशीनरी होगी और 3 लाख रुपए का हमारा रॉ मटेरियल आएगा। तो अभी हम जानेंगे एसेट्स और लायबिलिटीज के बारे में। तो एसेट वो होते हैं जो आपको फ्यूचर में कैश जनरेट करने में मदद करते हैं। हमारे केस में हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, वर्क स्पेस, जो हमने मशीनें खरीदी है और हमारा रॉ मटेरियल, ये एसेट के अंदर आएंगे क्योंकि ये हमें फ्यूचर में कैश जनरेट करने में मदद करेंगे। एसेट्स भी 2 टाइप के होते हैं, एक करंट एसेट और दूसरा फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट को हम नॉन करंट एसेट्स भी बोलते हैं। तो करंट एसेट में हमारा रॉ मटेरियल आ गया क्योंकि हमें उम्मीद है कि वो 1 साल के अंदर बिक जाएगा। बाकी हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और हमारी जो मशीनरी है वो फिक्स्ड एसेट में आ जाएगी। तो फिक्स्ड एसेट मतलब जो लॉन्ग टर्म में आपको कैश जनरेट करके दे। तो इन सिंपल टर्म्स, करंट एसेट वो होते हैं जो आपको जनरली 1 साल के अंदर आपका पैसा रिकवर करने में मदद करते हैं। तो जैसे कि रॉ मटेरियल्स आपका 1 साल में जनरली बिक जाएगा। वहीं फिक्स्ड एसेट की लाइफ बहुत ज्यादा होती है और हम इसे आसानी से मूव नहीं कर सकते। जैसे कि इस केस में हो गया हमारी मशीनरी या इंफ्रास्ट्रक्चर। इनकी धीरे धीरे लाइफ कम होती है, बट एट द एंड ये आपको कुछ पैसा रिकवर करने में मदद करते हैं। अगला है लायबिलिटीज। तो लायबिलिटीज वो होती है कि जो पैसा हमें वापस करना है, जो हमने मार्केट से उधार लिया है। जैसे यहां पे हमने 2 जगह से पैसा लिया है, एक बैंक से और एक हमारे फ्रेंड से। तो बैंक से जो हमने पैसा लिया है वो एक लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है क्योंकि वो एक लोन है और वो आपको धीरे धीरे वापस करना होगा। वहीं फ्रेंड से जो आपने पैसा लिया है वो एक लोन नहीं है, बट आपको वो पैसा वापस तो करना ही है। तो वो लायबिलिटीज के अंदर तो आता है, बट उसे हम अलग से शेयर होल्डर्स इक्विटी में दिखाते हैं। तो एक स्टेटमेंट में बोले तो एसेट्स आपकी जेब में पैसे डालते हैं और लायबिलिटीज आपकी जेब से पैसे निकालती है। एसेट्स और लायबिलिटीज आपको बैलेंस शीट में मिलेगी। बैलेंस शीट में 2 कॉलम रहते हैं, एक एसेट का और एक लायबिलिटीज का। एसेट्स में आपको फिक्स्ड एसेट और करंट एसेट मिलेंगे और लायबिलिटीज में आपको शेयर होल्डर्स इक्विटीज और लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज मिलेगी। तो बैलेंस शीट में एसेट्स हमेशा शेयर होल्डर्स इक्विटी प्लस लायबिलिटीज के बराबर होंगे। तो अगर एसेट मान लीजिए 10 लाख का है तो टोटल शेयर होल्डर्स इक्विटी और लायबिलिटीज भी आपको 10 लाख की दिखेगी। तो आइए अब हमारे प्रिंटिंग प्रेस के बिजनेस की बैलेंस शीट को देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं एसेट्स का कॉलम। एसेट्स में फिक्स्ड एसेट्स आएंगे, उसमें हमारा वर्क स्पेस और इंफ्रास्ट्रक्चर का कॉस्ट है 5 लाख रुपए, हमारी 2 लाख की मशीनें हैं,
फिर हमारा करंट एसेट जो कि हमारा है रॉ मटेरियल, वो है 3 लाख का, तो इसका टोटल हो गया 10 लाख। अब अगर दूसरे साइड आए जहां पे इक्विटीज और लायबिलिटीज हैं, तो पहला आ गया शेयर होल्डर इक्विटी, जो कि हमने हमारे फ्रेंड से इन्वेस्टमेंट लिया है, जो कि है 5 लाख रुपए। फिर लायबिलिटीज के अंदर हमारा एक बैंक लोन है 5 लाख रुपए का, वो आ गया। तो इक्विटी और लायबिलिटीज का टोटल भी 10 लाख आ गया। तो आप इजीली देख सकते हैं यहाँ पे कि आपके एसेट्स और इक्विटी प्लस लायबिलिटी का टोटल 10 लाख रुपए, और ये हमेशा सेम रहता है। आई होप एसेट्स और लायबिलिटीज क्या होते हैं अब आपको अच्छी तरह पता चल गया होगा। अभी हम बात करेंगे डेट, इक्विटी और कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में। सो बेसिकली डेट भी एक तरह की लायबिलिटी है। डेट आपके जितने भी लोन्स हैं वो सबका एक टोटल होता है। तो हमारे केस में हमारा बैंक लोन है 5 लाख का, तो वो डेट के अंदर आ गया। फिर आता है इक्विटी, इसके बारे में तो हम पहले ही बात कर चुके हैं। तो जो भी शेयर होल्डर्स ने आपके कंपनी में इन्वेस्ट किया है वो आपके इक्विटी के अंदर आता है। तो इस केस में हमने 5 लाख रुपए जो हमारे फ्रेंड से लिए हैं वो आपके इक्विटी के अंदर आ जाएगा। अगला है कैपिटल स्ट्रक्चर। तो ये बेसिकली डेट और इक्विटी का एक रेशियो है। ये हमें बताता है कि हमने कितना पैसा एज अ लोन लिया है और कितना पैसा एज इक्विटी रेज किया है। तो हमारे केस में ये 1 आएगा, क्योंकि हमने 5 लाख रुपए लोन लिया है और 5 लाख रुपए की हमने इक्विटी बेची है। तो 5 lakhs by 5 lakhs हमारा डेट इक्विटी रेशियो 1 आएगा। अगर आपका डेट इक्विटी रेशियो कभी भी 1 से नीचे है, तो इसका मतलब आपने ज्यादा इक्विटी रेज की है और कम लोन उठाया है। वही कभी अगर आपका डेट इक्विटी रेशियो 1 से ज्यादा आता है, मतलब आपने ज्यादा लोन लिया है और कम इक्विटी उठाई है। तो बैलेंस शीट हमेशा एक पर्टिकुलर डेट पे बनती है। आपने बहुत बार सुना होगा शायद कि आज इस कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट आया या इस कंपनी का आज फाइनेंशियल रिजल्ट आया। तो मतलब 31 मार्च को मान लीजिए कंपनी का रिजल्ट आया, तो 31 मार्च को कंपनी की क्या पोजीशन थी, उस दिन उसके पास कितने एसेट और कितने लायबिलिटीज थे, वो आपको बताता है। तो आई होप अब आपको बैलेंस शीट और उसके एसोसिएटेड टर्म्स के बारे में अब काफी जानकारी हो गई है। तो बैलेंस शीट की तरह ही हमारे पास एक और फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जिसे हम इनकम स्टेटमेंट बोलते हैं। इसे भी जानना बहुत जरूरी है। तो इनकम स्टेटमेंट हमें बताता है कि कंपनी ने कितना रेवेन्यू किया है, कितना एक्सपेंडिचर किया है, कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया है। तो आइए इनकम स्टेटमेंट के बारे में थोड़ा और जानते हैं। तो ये एक सैंपल इनकम स्टेटमेंट है जो हमने हमारे प्रिंटिंग बिजनेस के लिए बनाया है। तो सबसे पहले आता है सेल्स रेवेन्यू, हमने कितने रुपए का माल बेचा है। तो इस केस में वो 9 लाख रुपए है। कुछ लोग इसे टॉप लाइन भी बोलते हैं। फिर आता है कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये 3,60,000 रुपए है, मतलब हमने जो माल बेचा उसका कॉस्टिंग हमें कितनी लगी। फिर है डेली ऑपरेशन कॉस्ट, हमें ये सब मैनेज करने के लिए कितने रुपए लगे, वो है 1,40,000 रुपीज। तो आपका एबिटा आ गया 4 लाख रुपीज। एबिटा मतलब अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। तो एबिटा से अब हम माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन। आपने जो मशीन ली उसकी धीरे धीरे वैल्यू कम होती जाती है। तो हमारा डेप्रिसिएशन इस साल का हो गया 50,000 रुपए। आपने जो बैंक से लोन लिया था 5 लाख रुपए का, उस पर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो 5 लाख का अगर हम 10% से कैलकुलेट करें तो वो 50,000 रुपए आ गया। तो हमारा पीबीटी हो गया 3 लाख रुपए। पीबीटी मतलब प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस बट आफ्टर कटिंग ऑल एक्सपेंसेस। अब आपने 3 लाख रुपए तो कमा लिए, बट आपको अभी इस पे टैक्स भी पे करना पड़ेगा। तो हमारे केस में हमने अज्यूम किया है कि हमारा टैक्स 20% है। तो 3 लाख का 20% इज 60,000 रुपीज। तो आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या नेट इनकम, या इसे हम बॉटम लाइन भी बोलते हैं, कि आपने टोटल कितना पैसा कमाया है, वो आ जाता है 2,40,000 रुपए। तो ये एग्जाम्पल में हमारा नेट प्रॉफिट 2,40,000 रुपए हुआ है। तो कंपनी इस प्रॉफिट को 3 तरीके से यूज कर सकती है। पहला, या तो कंपनी इस पूरे प्रॉफिट को एज डिविडेंड्स अपने शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है। ऐसा जनरली बड़ी और वेल एस्टैब्लिश कंपनी ही करती है, बट इन कंपनियों में ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज थोड़ी कम रहती है क्योंकि ये कंपनीज ऑलरेडी वेल एस्टैब्लिश रहती है। सेकेंड ऑप्शन ये है कि जो हमने प्रॉफिट कमाया है उसे हम या तो शेयर होल्डर्स में थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट कर दें और थोड़ा सा पैसा हम हमारे ग्रोथ और एक्सपेंशन के लिए बचा के रखें। इंडिया में ऐसी बहुत सारी कंपनीज है जो इस स्टेज पे है, जो कि थोड़ा सा पैसा एज डिविडेंड्स अपने शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट करती है और कुछ पैसा अपनी ग्रोथ और एक्सपेंशन के लिए वापस इन्वेस्ट कर देती है।
फिर थर्ड ऑप्शन ये है कि आप अपने शेयर होल्डर्स को कुछ भी डिविडेंड नहीं दें और पूरा का पूरा प्रॉफिट आप आपके ग्रोथ और एक्सपेंशन में लगा दें। तो ऐसी कंपनीज जनरली न्यू कंपनीज रहती है जो अभी अभी मार्केट में आई है और उनको आपके ग्रोथ पे ज्यादा फोकस करना है। तो लेट्स से हम सेकंड ऑप्शन पिक करते हैं जहां पे हम कुछ प्रॉफिट को एज डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और कुछ प्रॉफिट को हम वापस ग्रोथ और एक्सपेंशन के लिए यूज करेंगे। तो इस केस में हमारा इनकम स्टेटमेंट कुछ ऐसा दिखेगा। तो हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या नेट इनकम 2,40,000 रुपए था। इसमें से हमने 40,000 रुपए एज डिविडेंड शेयर होल्डर्स को दे दिए और बाकी 2 लाख रुपए जो है वो हमारे रिटेन्ड अर्निंग्स में आ जाएंगे। तो ये पैसे को हम या तो बैंक के लोन चुकाने में यूज कर सकते हैं या कंपनी के ग्रोथ और एक्सपेंशन के लिए यूज कर सकते हैं। तो अगर आपको जानना है कि जिस कंपनी में आपने इन्वेस्ट किया है उसने पास्ट में कितना डिविडेंड दिया है या उस कंपनी का डिविडेंड पेइंग पैटर्न कैसा है, तो आप tickertape.in या tickertape ऐप पे जाएं और कंपनी का नाम सर्च करें। थोड़ा स्क्रॉल डाउन करने पे आपको डिविडेंड यील्ड का परसेंटेज दिखेगा। तो डिविडेंड यील्ड का परसेंटेज आपको बताता है कि डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय शेयर का जो क्लोजिंग प्राइस है वो कितना रहता है। साथ ही साथ आप इवेंट्स टैब में जाके देख सकते हैं कि कंपनी ने पिछले कुछ सालों में कैसे डिविडेंड दिए हैं उनके शेयर होल्डर्स को। फाइनेंशियल्स टैब में आपको कंपनी का इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में सारी डिटेल मिल जाएगी। अगर आपको और डिटेल रिपोर्ट चाहिए तो आप कंपनी की एनुअल रिपोर्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप अब आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट और उसके एसोसिएटेड टर्म्स के बारे में काफी ज्यादा जानकारी हो गई है। तो आप कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देख के उनके रेवेन्यू, उनका कितना इन्वेस्टमेंट है, उनका कितना डेट है, ये एनालाइज करके आपका इन्वेस्टमेंट अच्छी तरह प्लान कर सकते हैं। अगर आपको अभी भी किसी चीज में डाउट है या किसी चीज में आपको समझने में प्रॉब्लम है तो आप प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। हम सभी डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो अर्थशाला में हम स्टॉक मार्केट और फाइनेंस के बेसिक टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं। अगर आपको कोई दूसरे टॉपिक या कोई टॉपिक जो आपको समझ में नहीं आ रहा है उसके बारे में जानना चाहते हैं और चाहते हैं कि हम उस पर एक वीडियो बनाएं तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बताएं। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल रेशियोज के बारे में बात करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।